सो फ्रेंड्स, ये मेरे पापा हैं। सुबह सुबह तैयार हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए और होपफुली आज ऑपरेशन से पहले लास्ट केमो है। हम अराउंड 5 महीने से सर्जरी का वेट कर रहे हैं, तो अगर सब ठीक ठाक हो गया आज तो शायद सर्जरी का डेट मिल जाए। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल, आई वॉन्ट टू से कि मेरे पापा जो है वो इस साल की जुलाई मंथ से ही इज़ गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट। वो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ही हैज़ कोलोन कैंसर। मैं अपने ज़्यादा पर्सनल थिंग्स डिस्कस नहीं करती, बट टुडे आई डिसाइडेड बिकॉज होपफुली टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ हिज केमोथेरेपी। आई डिसाइडेड ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग बिकॉज इस व्लॉग में मैं कुछ डिटेल्स दूंगी आपको अबाउट कोलोन कैंसर, अबाउट द ट्रीटमेंट, बैंगलोर में कहाँ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अच्छे हॉस्पिटल्स क्या हैं। जस्ट इन केस आई रियली होप कि कभी किसी को ज़रूरत ना हो, बट जस्ट इन केस आप में से कभी किसी की फैमिली में इस तरह का सिचुएशन आता है, then you know exactly what you have to do. फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए। 2 मंडे था, लेकिन थैंकफुली उतना ट्रैफिक नहीं था जितना नॉर्मली मंडेज को होता है। तो ये है फोर्टिस हॉस्पिटल की एंट्री। बहुत सुंदर से गणपति भगवान है। फिर जल्दी से हमने एक बेड ले लिया। बेड लेना भी यहाँ पे एक मारामारी हो जाता है। इसे कहते हैं डे केयर। तो डे केयर में क्या होता है कि एक जैसे हॉल जैसा होता है और उसमें इस तरह से पार्टीशंस कर देते हैं ताकि हर पेशेंट को अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी मिले। तो ये पापा का बेड था और यहाँ पे हमने पापा को सेट कर दिया अच्छे से। उसके बाद हम नर्स के पास चले गए, जो नर्स या अटेंडेंट पापा को सारा दिन अटेंड करने वाली होगी। उसके बाद सू भी गए। सू जाके पापा के डॉक्टर से मिल लिया, डॉक्टर से समझ लिया कि आज क्या क्या प्रोसीजर करना है। पापा का पूरा फाइल अच्छे से दिखा दिया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आज के केमो के बाद डायरेक्ट खत्म। उसके बाद डॉक्टर्स इसके पास चले जाना। फिर डॉक्टर संदीप जो सर्जन है, उन्हीं से एमआरआई भी ले लेनी थी, उनसे सर्जरी का भी दोनों कर लेने के लिए। वो तो 2 हफ्ते बाद मिलेंगे ना, आज तो नहीं मिलेंगे उनसे। पापा को सेट करके और डॉक्टर का सब समझ के फिर मैं कैफेटेरिया चली गई, क्योंकि सू ने और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। तो मुझे लगा कि कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ऐसे भूखे नहीं बैठे रह सकते। काफ़ी बड़ा अच्छा सा कैफेटेरिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एक सरबरी कैफ़े करके है, इसमें बहुत ऑप्शंस है। बहुत तरह के इडलीज़ हैं, बहुत तरह के डोसाज हैं और सैंडविच वगैरह भी है। तो इडली डोसा मैंने कल ही खाया था घर में और मैं काफ़ी कंफ्यूज भी थी, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं। सुबह सुबह क्या समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा भी कुछ चाहिए था जो जल्दी में मिल जाए। तो मैंने एक पनीर सैंडविच ऑर्डर करा है और उसके साथ कॉफ़ी ली है, फ़िल्टर कॉफ़ी। इन सैंडविचेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं वही सोच रही थी कि 2 पीस मैं खा लूँ और 2 पीस नीचे सू के लिए ले जाऊँ। फिर जब तक मैं नीचे आई तब तक नर्स आ चुकी थी हमारे रूम में, और नर्स ने आके फिर अपना काम पापा पे शुरू कर दिया था। अभी सू निकल गया है, बिकॉज वैसे तो वो हमेशा रहता है, बट आज उसको ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से आज मैं आई हूँ। और मुझे एक्चुअली इंश्योरेंस के जो भी कागजात है उसमें मुझे को साइन करना था, तो मैं आज सारा दिन रहने वाली हूँ। और हाँ, जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों ने बीपी वगैरह चेक कर लिया है, टेम्परेचर चेक कर लिया है, और लंच का भी मेनू या ऑर्डर जो भी होता है वो भी लेके गए हैं। लंच भी एकदम सिंपल प्लेन, जो मतलब एक पेशेंट खा सकता है, पूरी हाइजीन के साथ मेंटेन करके ये देते हैं। तो इस बार मैं दिखा दूँगी आपको कि कितने अच्छे से देते हैं। एंड जैसा कि मैं कह रही थी कि आई वुड वांट टू शेयर द एंटायर स्टोरी ऑफ किस तरह से मेरे पापा का कैंसर पता चला और किस तरह से हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, डॉक्टर से भी गलतियाँ हुई हैं। तो जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसके बाद मैं बैठूँगी और आई विल गिव यू अ रन डाउन, ताकि आपको भी आगे चल के हेल्प हो। अब भगवान ना करे आपको ज़रूरत हो, बट अगर ज़रूरत हो तो आप इस नॉलेज को रेफ़र कर सकें। इंश्योरेंस के पेपर्स तैयार हो गए हैं अभी, तो मैं अभी वही सबमिट करने जा रही हूँ। अभी पापा को प्री मेडिकेशन देके गए हैं। तो ये जो है ये प्री मेडिकेशन है, ये एक बूंद करके जाता है। जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद केमो दिया जाएगा। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि केमो कैसे दिया जाता है, तो स्पेशली फॉर दोज पीपल आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन डिटेल। तो केमो ऐसे 3 स्टेप्स में देते हैं और ये फर्स्ट प्री मेडिकेशन जाता है, उसके बाद इसी तरह से केमो का भी एक लिक्विड जाएगा और उसके बाद एक और दवाई जाती है। तो इस तरह से 3 ड्रिप्स जाते हैं
और उसके बाद केमो का एक सेशन कंप्लीट होता है। तो अभी जैसे कि ये 11:30-12 बजे तक शुरू हुआ है, तो ये अराउंड 6 बजे तक चलेगा। ये एक एक ड्रॉप करके ये जाता है। और ये तो एक वे है केमो लेने का। और कल से शुरू होगा दवाई के फॉर्म में केमो, तो वो 2 हफ्ते तक रहेगा। 2 हफ्ते तक वो दवाई के फॉर्म वाला केमो रहेगा, फिर 1 वीक तक का ब्रेक रहेगा। और उसके बाद हम सर्जरी के लिए MRI वगैरह कराएंगे, जानने के लिए कि अभी जो कैंसर है उसका सिचुएशन क्या है। तो अभी तक यही फंडा है। पापा का लंच जो सू ने ऑर्डर करा था वो था रोटी, लेकिन पापा को रोटी नहीं खाने का मन, पापा को इडली खाने का मन है। बिकॉज हाथ जो है वो उस तरह से ही रखना पड़ेगा, हाथ वो हिला नहीं सकते, तो रोटी नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए इडली मंगा लिया है। इडली का ऑर्डर मैंने दे दिया है, तो इडली जो सॉफ्ट होती है वो तोड़ तोड़ के खा लेंगे। तो अभी तक तो सब सेट है। ये सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है और ऐसे इंजेक्शन 3 जाएगा और एक एक इंजेक्शन में इतना सारा मेडिसिन होता है। तो इस तरह से IV के थ्रू इंजेक्शन जा रहा है। और ये एक बॉटल एम्प्टी हो चुका है ऑलरेडी, अभी एक बॉटल जा रहा है और ये 3rd बॉटल है। तो ये सोडियम क्लोराइड के ऐसे 3 बॉटल्स जाएंगे या 3 इंजेक्शंस जाएंगे। और उसके बाद जो केमो की दवाई है वो ये है, ये जाएगी। और केमो का इतना सारा इंजेक्शन है, तो ये वाला जाएगा केमो का। तो ये जो अभी बॉटल देख रहे हैं ना आप, ये इंजेक्शन है, केमो का इंजेक्शन है या केमो की दवाई है। और ये इस पूरे बॉटल को खाली होने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और मेरे पापा ऐसे ही देखते रहते हैं उसको, वो एक एक ड्रॉप गिरता है और पापा इम्पेशेंटली देखते रहते हैं कि कब ख़त्म होगा। बट एनीवे, गुड थिंग इज़ कि दिस इज़ द लास्ट केमो इंजेक्शन फॉर नाउ। और बस उसके बाद वेट करना है MRI का। तो पापा का लंच आ गया है, ये इडली, चटनी और ये सांबर और ये चम्मच रैप्ड है। तो अभी जो केमो चल रहा है ना, वो केमो भी ख़त्म ही होने वाला है। ये देखिए पूरा ख़त्म हो गया है। तो अभी पापा उठ के लंच कर लेंगे। सो या विद दैट आज का केमो सेशन ख़त्म। मेडिसिन वगैरह जो भी जाना था, जो प्री मेडिसिन था, पोस्ट मेडिसिन था, वो सब हो गया है। तो अभी पापा थोड़ा रेस्ट करेंगे, मैं बिल के लिए वेट करूँगी। तो अभी अराउंड 5:30 बज गए हैं और पिछले 1.5 घंटे से ही हम फ्री बैठे हुए हैं। मतलब सारा दवाई वगैरह का काम हो गया है। पापा के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी आ गई है। इसमें अराउंड 7-8 तरह की अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। ये सब हम लेके जा रहे हैं, जो नेक्स्ट 2 हफ्ते तक पापा को लेनी है। और अभी मैं बस बैठी हुई हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आ जाएगा फाइनल बिल पे, उसी के लिए वेट कर रही हूँ। तो वो आने में अराउंड 2 घंटा लग जाता है। तो जब वो आ जाएगा उसके बाद पापा को डिस्चार्ज मिल जाएगा। नाउ ही इज़ जस्ट टेकिंग रेस्ट। तबीयत वगैरह भी ठीक है, टच वुड, कुछ भी रिएक्शन वगैरह अभी तक नहीं है, थैंकफुली एवरीथिंग इज़ गुड। केमो का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ, अब सर्जरी के लिए वेट करते हैं। सो फाइनली हम घर वापस आ गए हैं। पापा रेस्ट कर रहे हैं, आराम है, उनको भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ केमो के बाद, थैंकफुली। एनीवे, जो मैं बोलना चाहती थी आप लोगों को वाज अबाउट मेरे पापा का कैंसर और कैसे कैंसर समझ में आया हम लोगों को। तो ये क्या हुआ था कि February 2020 यानी इस साल के February मंथ से पापा को स्टूल में ना ब्लड आना शुरू हो गया था, लेकिन उनको किसी तरह का कोई दर्द नहीं था। तो उन्हें लगा कि मामूली कुछ होगा, कॉन्स्टिपेशन टाइप का कुछ होगा, इसीलिए उन्होंने जून जुलाई तक एकदम चिल लिया कि कुछ है ही नहीं। डॉक्टर के पास जाते तो कैलकाटा में डॉक्टर ने उन्हें हिसाबगुल दे दिया, कोई मेजर कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ और सब ने बहुत लाइट लिया। तो जुलाई में फाइनली जब काफ़ी खून बह चुका था और पापा बहुत कमज़ोर हो गए थे और कुछ भी करने के बाद ये ब्लड आना स्टूल में जब नहीं ख़त्म हुआ, तब जाके डॉक्टर्स ने कहा कि कोलोनोस्कोपी करा लेते हैं। तो जब उन्होंने कोलोनोस्कोपी कराया तब मालूम चला कि ये जो अंदर उनका प्रॉब्लम है वो कैंसर का प्रॉब्लम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि फरवरी से कैंसर ने अपना जो इफेक्ट है वो दिखाना शुरू कर दिया था। यानी कि बॉडी में तो शायद उससे भी पहले से ही हाजिर था या बन चुका था।
और फरवरी से समझ में कैंसर ने मतलब अपना दिखाना शुरू कर दिया, अपना इफेक्ट, और 4 महीने तक पापा लिटरली बिना किसी इलाज के पड़े रहे। यहाँ पे हम कहेंगे कि थोड़ी गलती हमारी भी है, हमें जल्दी किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। पापा ने एक्चुअली 2 डॉक्टर्स चेंज किए थे, लेकिन दोनों डॉक्टर्स में से किसी ने भी नहीं बोला कि कुछ सीरियस हो सकता है, कैंसर के आसार हैं, सब ने लाइट लिया। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की भी गलती है, क्योंकि हमें तो उतना समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर्स ने जब देखा कि 4 महीने तक एक बंदे को एक प्रॉब्लम परसिस्टेंटली हो रहा है, तो उन्हें भी टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए थे ना ठीक ठाक। एनीवे, तो जब पता चला डॉक्टर्स को कि ऐसा है, मम्मी को बताया। मम्मी पापा ही थे कैलकाटा में उस वक्त और कोई नहीं था, तो मम्मी पापा को बताया। फिर मम्मी ने हमें फ़ोन करा शाम को, इट वाज अ फ्राइडे। मम्मी ने फ़ोन करा, मैंने जब पूछा क्या है तो मैंने कहा हाँ रिपोर्ट आ गया है, थोड़ा सीरियस इशू है, ये वो है करके मम्मी ने मुझे नहीं बताया। फिर मम्मी ने सू से बात करी और सू को कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ और मुझे ना बताया, ऐसा मम्मी बोल रही है फ़ोन से। तो सू मेरे पास ही बैठा हुआ था, तो मुझे आवाज़ आ गई थी मम्मी की, एंड आई अंडरस्टूड कि कुछ है सीरियस। और फिर शी वाज टेलिंग सू के तुम्हारे ससुर जी का कैंसर आया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो तब मैंने फ़ोन ले लिया सू से, एक सेकेंड। तो तब मैंने फ़ोन ले लिया सू से और मैंने मम्मी को कहा कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, कि वहाँ पे कुछ नहीं ट्रीटमेंट हो सकता, अब जो होगा यहाँ पे होगा, यू गाइस कम हियर। तो दैट वाज अ फ्राइडे। एक दिन का समय तो लगता ही है सब कुछ सेट करने में, फाइनेंसेस देखने में, पैसे जुगाड़ करने में। और संडे को मम्मी की फ़्लाइट, मम्मी पापा की फ़्लाइट थी, यहाँ पर वो आ गए। तो जब वो दैट वाज जुलाई, मिड जुलाई में यहाँ पे आए। मंडे से हमने ट्रीटमेंट पूरी से शुरू कर दी। हम पहले उनको लेके गए मणिपाल हॉस्पिटल, जो बैंगलोर का नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है, ऐसा माना जाता है। तो मणिपाल हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स ने पापा को देखा, एक कैंसर सर्जन, एक कैंसर रेडियोलॉजिस्ट, एक कैंसर का मेडिसिन का डॉक्टर। तीनों ने देखा और फिर से पापा का MRI हुआ और कोलोनोस्कोपी फिर से हुआ। और अभी हमें मालूम चलता है कि पापा का कैंसर जो है वो ऑलरेडी 3rd स्टेज पर जा चुका है। एंड वी वर शॉक्ड टू नो इट, बिकॉज पहले हमें लगा कि शायद 1st स्टेज होगा या 2nd स्टेज होगा, 3rd स्टेज पे जाएगा। और 3rd स्टेज में जाने के बाद हमें मालूम चला, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। हम सोच रहे थे कि जल्दी से सर्जरी करा लेंगे, ख़त्म करेंगे, बट कैंसर की सर्जरी भी, जो पापा को कैंसर हुआ उसकी सर्जरी भी इतनी जल्दी नहीं हो सकी। पहले पापा को 6 हफ्ते तक रेडिएशन और केमो पे रखा गया। तो 6 हफ्ते मतलब एक हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन में 5 दिन वो रेडिएशन लेते और घर आके केमो की दवाई खाते और सिर्फ संडे और सैटरडे को वो रेस्ट पे रहते। ऐसे 6 हफ्ते तक चला। उसके बाद एक टेस्ट हुआ, उसके बाद उनको 3 हफ्ते का ब्रेक दिया गया। 3 हफ्ते के बाद उनको फिर से केमो शुरू कराया गया। केमो जैसे कि सारा दिन वो हॉस्पिटल में रहते हैं वैसा वाला। लेकिन जब उन्हें फिर से केमो पे चढ़ाया गया तब मैं उनको यहाँ पे ले आई, फोर्टिस में ले आई। और फोर्टिस में ले आने के ये रीजंस हैं कि अभी तक का जो भी खर्चा हो रहा था वो हमने कैश में पे किया था, फिर थोड़ा बहुत मेरे इंश्योरेंस से गया था। अभी थोड़ा बहुत पैसों की ना मतलब किल्लत आने वाली थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम बच गए। क्योंकि मुझे मणिपाल हॉस्पिटल में ही पता चला पापा को ECHS की फैसिलिटी है, जो मुझे पहले मालूम नहीं थी, मणिपाल हॉस्पिटल से मालूम चली। लेकिन मणिपाल हॉस्पिटल का जो एम्पैनलमेंट था ECHS का वो ख़त्म हो चुका। तो उसके बाद हमने ढूंढा कि नेक्स्ट बेस्ट हॉस्पिटल कहाँ पर है जिस पे ECHS की फैसिलिटी है। तो फिर हमें मालूम चला कि फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट है बेनरघट्टा में, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है वो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और फिर वो ECHS की फैसिलिटी भी रखते हैं। ECHS की फैसिलिटी क्या है, जो भी आर्मी में या डिफेंस में जो काम करते हैं, रिटायर अगर हो गए हैं फिर भी दे आर एंटाइटल्ड टू ECHS फैसिलिटी, जहाँ पे जो कमांड हॉस्पिटल या एयरफोर्स हॉस्पिटल्स होते हैं या आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो आपको ऑथराइजेशन दे देते हैं, ऑथराइजेशन लेटर या परमिट दे देते हैं। तो जो भी खर्चा होता है वो खर्चे का भार वो ECHS के थ्रू आ जाता है। इस वजह से हम लोगों को काफ़ी आराम मिला, क्योंकि वैसे तो मेरे मेडिकल इंश्योरेंस था ही, लेकिन हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस था वो था 5 लाख का टॉपअप था पापा के लिए जो था। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में तो मतलब 5 लाख 2 दिन में 3-4 लाख का बिल बन जाता है, तो 5 लाख से तो कुछ नहीं होता। तो ECHS की वजह से बहुत बहुत राहत आई हमको। फिर ये फोर्टिस में 2 केमो के सेशंस हमने ECHS से करवाए, और कल का जो सेशन था
वो हमने ECHS से नहीं कराया क्योंकि ECHS में हमको 2 केमो का अप्रूवल मिला था। थर्ड वाला हमें मालूम नहीं था कराना पड़ेगा, लेकिन सेकंड वाला जब हम कराने गए तब डॉक्टर ने कहा था कि इनको एक और केमो लगेगा और उस केमो के बाद डिसाइड होगा कि ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो उस वक्त हमें नहीं लगा कि फिर से हम ECHS कराने जाएंगे सिर्फ एक केमो के लिए, तो वो मैंने फिर अपने मेडिकल इंश्योरेंस से करवा लिया। जो पापा के जो चेंजेस हुए हैं रिसेंटली वो देख के यही लगता है कि केमो पर उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करा है और बहुत टफ फाइट दे रहे हैं कैंसर को। अगर आपका या आपके फैमिली में किसी को भी इस तरह के लक्षण कभी आए कि ब्लड में कि स्टूल में ब्लड आ रहा है या कहीं से भी खून निकल रहा है लेकिन कोई पेन नहीं है, या फिर आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में कहीं पर भी डेंट पड़ रहा है लेकिन वहाँ पे किसी तरह का पेन नहीं है, मतलब पेनलेस वुंड अगर है बॉडी में कहीं पर भी, तो उसको ना लाइट मत लो। बिकॉज अगर खून आ रहा है और दर्द नहीं हो रहा तो वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, उसी का मतलब है कि कुछ बहुत बड़ी बीमारी हुई है शायद। और अगर आपको कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपको क्या क्या फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। अगर आपके पास ठीक अच्छा मतलब उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो टाटा में आप जा सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट में वो कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री में कराते हैं। डेट आने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, डेट मिलने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन वो मुफ्त में कराते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है या इस तरह के आपके पास बेनिफिट्स हैं ECHS जैसे, तो आप फोर्टिस में जा सकते हो, मणिपाल में भी जा सकते हो। मुझे ये दोनों हॉस्पिटल्स ही बहुत अच्छे लगे, जो भी होगा होपफुली अच्छा ही होगा। सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर डियर वंस एंड या स्टे सेफ। बाय बाय।